प्रिय साथियों, आज आप लोग के बीच गैस टेस्टिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फायर डैम उसके बारे में चर्चा करूंगा। फायर डैम, जिसको मीथेन भी कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, खदान में, कोल बेरिंग स्ट्राटा में ये कैसे पाए जाते हैं, ये किस तरह से इनका इमिशन होता है, किस तरह से ये निकलते हैं बाहर, और निकलने के समय क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए। इसके बाद फायर डैम का प्रॉपर्टीज और इफेक्ट ऑफ ब्रीथ ह्यूमन बीइंग्स पर, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसका मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस टेस्टिंग के लिए फ्लैम सेफ्टी लैम्प से ये टेस्ट किए जाते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फायर डैम। फायर डैम क्या है? फायर डैम मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कोल एंड स्ट्राटा। कोल और कोल बेरिंग स्ट्राटा से जो गैस निकलते हैं वो है एक मैकेनिकल मिक्सचर, जैसे एयर के साथ मिले हुए हैं, इसको फायर डैम कहते हैं। माइन के विभिन्न जो गैसेज हैं, माइन गैसेज, उसमें फायर डैम इंपॉर्टेंट है। फायर डैम का केमिकली रूप से इसका जो फॉर्मूला है CH4 मीथेन, ये 98% CH2 C2H6 इथेन, ये 2% है। CH4 98%, C2H6 जिसको इथेन कहते हैं 2%, और C2H4 इथिलीन जिसको कहते हैं, ये माइन्यूट होता है, माइन्यूट, कम, एकदम अल्प मात्रा में, और H2 भी हो सकता है अल्प मात्रा में। तो इस टाइप का जो ये केमिकल फॉर्मेशन है, ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, वेजिटेबल मैटर्स का डीके है, वनस्पति पदार्थ। आप देखिए कोल फॉर्मेशन क्या है। कोल फॉर्मेशन जंगल है, वेजिटेबल मटेरियल्स है, जंगल के जंगल दब जाते हैं, इन सीटू प्रोसेस से दब जाते हैं तो कोयला बनते हैं, उनका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, डिकम्पोज्ड होता है। कभी कभी ड्रिफ्ट थ्योरी से वो जंगल के जंगल कट करके वेजिटेबल मैटर जो है, पेड़ पौधे सब इकट्ठे हो जाते हैं बेसिन में, और वहां पर बनते हैं कोयला, तो उनको फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज होता है, केमिकली डिकम्पोज्ड होते हैं, उस पर टाइम का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, ये सब का इफेक्ट होता है, और तब कोयला बनते हैं। तो नेचुरली जो है डिके ऑफ वेजिटेशन मैटर्स, माने पेड़ पौधे के सड़ने से, खत्म होने से कोयला बनते हैं, और उस कोयला बनने के दरमियान में ही ये फायर डैम भी बनता है। तो जो वेजिटेबल मटेरियल्स है, मैटर्स है, उसमें हम सेलुलोजिस को डिफिनेशन कर सकते हैं, CH6 C6H10O5 कोष्ठ में है N, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो सेलुलोज जो है, पेड़ पौधे के छाल, तना, पता, डाल, ये सब सेलुलोज से जब ये डिकम्पोज होते हैं, डिके होते हैं, तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है।
बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन बाहर निकलने के दरमियान फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के CH4 बनाते हैं, जिसमें 98% 2% इथिलीन भी हो सकता है और 2% इथेन भी हो सकता है, और इथिलीन भी माइन्यूटली हो सकता है। तो इस टाइप का फायर डंप का फॉर्मेशन होता है हमारा कोल सीम में। अब नेक्स्ट बॉक्स देखिए, इमिशन। इमिशन कैसे होता है? अब कोल सीम में फायर डंप है, इसका इस तरह से बनता है, लेकिन कोल सीम में विभिन्न कैविटीज है, ब्रेक्स है, फीजर है, फॉल्ट, डाई और क्रेक्स। ये सब से ये फायर डंप फ्री, इजी इन फेस और ओल्ड वर्किंग में आ जाते हैं। फेस में कैसे आते हैं? ये कोल और कोल बेरिंग स्ट्राटा के क्रेक से, कैविटी से, फीजर से, फॉल्ट से, डाइक से ये फ्री और आसानी से फेस में आ जाते हैं या ओल्ड वर्किंग में आ जाते हैं। क्लियर? देखिए, फॉल्ट, डाइक या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये जियोलॉजिकल फीचर्स है, ये एक अलग महत्वपूर्ण विषय है जो समझना जिसका जरूरी है हर माइनिंग ऑपरेटर को, हर माइनिंग स्टूडेंट्स को। माइनिंग समझने से, बढ़िया माइनिंग करने के लिए जियोलॉजी समझना जरूरी है। तो ये जियोलॉजी की चीजें हैं, फॉल्ट, डाइक, क्रेक्स। तो ये कैसे होते हैं? जहां पर स्ट्राटा डिस्टर्ब होगा तो वहां पर क्रेक्स, फीजर्स और डाइक जहां होंगे, जियोलॉजिकल जहां डिस्टर्बेंस होगा वहां गैस का प्रॉब्लम होगा ही होगा, और वहां पर CH4 चेक करना जरूरी है। उसको जब हम अप्रोच करते हैं तो उस समय हम बड़ी सावधानी से अप्रोच करते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर चर्चा है कि ये जहां है वहां पर से गैसेज ज्यादा निकलते हैं। ये इमिशन का फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा जो है इमिशन का पार्ट हुआ ओक्लूजन। ये किस अवस्था में रहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में एक ओक्लूजन रहते हैं। वो मोलिकुलर इंटरस्पेस के बीच, कोल स्ट्राटा के मोलिकुलर इंटरस्पेस के बीच ये फायर डंप रहते हैं, और फिर उसके जो बताया गया उस रास्ते के थ्रू निकलते हैं। तो ये इमिशन का दो चर्चा किया गया है। ये टाइप ऑफ इमिशन जो है इसका वर्णन किया गया है, इसका अपना अपना रूप है। एक्सडेशन का मतलब क्या है? स्वतः धीरे धीरे अपने आप नेचुरली रूप से निकलना। जैसे गोफ में निकले, ओल्ड वर्किंग में निकले, स्लो रूप से निकलते हैं गैस। तो ये निकलने का तरीका है, इसका कोई विशेष फीचर नहीं है, धीरे धीरे निकलेगा। जिसमें कोल बेरिंग स्ट्राटा या कोल सीम में यदि गैस है तो वहाँ पर हम वर्किंग करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, कोयला निकलेगा या कोयला टूटेगा तो वो निकलेगा। तो ये हुआ आपको एक्सक्लूडेशन। दूसरा है ब्लोअर। ब्लोअर का मतलब है जहां पर गैस अधिक है तो वहां को ब्लो करता है, एकदम प्रवाहित होता है, और उससे निकलने के, जैसे मुंह से हम ब्लो करते हैं, फूंकते हैं, आवाज आता है, उसी टाइप का हिसिंग आवाज आएगा। हिसिंग, गार्गलिंग आवाज आएगा। गार्गलिंग का मतलब इसे करके आवाज आएगा। इसके बाद रोअरिंग नॉइज, चिघाड़ने का भी आवाज आएगा, जैसे शेर चिघाड़ ऐसे करके आवाज आएगा। तो इस टाइप का आवाज भी आ सकता है, उसको ब्लोअर कहेंगे। आवाज के साथ गैस का जो इमिशन है वो ब्लोअर कहते हैं। वो हिसिंग हो सकता है, गार्गलिंग हो सकता है, या रोअरिंग नॉइज हो सकता है। क्लियर? अभी आ जाइए आउटब्रस्ट। ये बहुत गैस इमिशन का ये भयंकर रूप है। आउटब्रस्ट का मतलब सर्टेन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम स्ट्राटा। CH4 जो उसमें कैद है वो अचानक एक बड़ी प्रेशर से निकलता है
और सर्टेन एनर्जी, उसका जो एनर्जी है और स्ट्रेन है वो रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इस टाइप का जो है आउटबर्स्ट कहते हैं। आउटबर्स्ट के साथ गैस भी निकलता है, उसके साथ कोयला का धूल भी निकल सकता है, उसके साथ पानी भी निकल सकता है, वो एकदम फ्लश कर देता है। तो अब आ रही है फीचर ऑफ आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का फीचर कैसे, कहां पर हो, नैरो और स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब ग्राउंड। पहला फीचर है कि आउटबर्स्ट वही होगा जहां नैरो स्पेस हो और वहां का एरिया डिस्टर्ब हो, जियोलॉजिकल डिस्टर्ब हो और स्ट्रेस्ड हो, वहां पर पूरा प्रेशर और तनाव हो, स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब ग्राउंड। दूसरा है सॉफ्ट और ड्राई हो, जहां पर कोयला जहां का सॉफ्ट हो, कमजोर जहां का कोयला रहेगा और सूखा हुआ रहेगा, वहीं पर ना वो तोड़ सकता है और निकलेगा, और तो इसीलिए सॉफ्ट और ड्राई हो। तीसरा है इम्परमेबल रीफ सराउंडेड। इम्परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी का मतलब कोई स्ट्राटा है, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्राटा है, ठीक है, ये स्ट्राटा है, और मान लीजिए यहां पर ये स्ट्राटा है और इसमें ये पानी, ये पानी। अब इसके छोटे छोटे जो रंध्र है, इस रंध्र से इधर पानी जो सीपेज होगा, ये वाटर सीपेज जो होगा, इसको परमेबल स्ट्राटा कहेंगे, जहां से थोड़ा सा पेंट्रेट करके वाटर सीपेज कर गया है, तो इससे परमेबिलिटी ऑफ स्ट्राटा निकाला जाता है कि कहां से पानी का। ये पंपिंग में जब आप पंपिंग का जब प्लानिंग करते हैं तो उस स्ट्राटा का एक फैक्टर होता है, परमेबिलिटी निकाला जाता है। तो इम्प्रोविसियस मतलब जहां पर जो स्ट्राटा रंध्रयुक्त नहीं है, जो स्ट्राटा में पोरस नहीं है, जो स्ट्राटा एकदम बिल्कुल सॉलिड हो, जिसमें प्रवेश कर करके लिक्विड या गैस नहीं जा सके, तो ऐसा इम्परमेबल रीफ सराउंडेड, जो जहां से आउटबर्स्ट होगा उसके चारों साइड में एक इम्परमेबल, जैसे मान लीजिए ये है, तो जैसे ये गैलरी है, ठीक है, अब ये गैलरी जा रहा है अंदर, ठीक है, और इसके मान लीजिए ये स्ट्राटा है, ये स्ट्राटा को मान लीजिए कुछ एक ऐसा लेयर है, ये जो हेज किया हुआ लेयर, ये हो यदि इम्परमेबल हो, मतलब ये सॉलिड हो, तो इसके नीचे के जितने जो गैस हैं ये इधर तो बाहर तो नहीं जाएंगे, ये साइड में नहीं जाएंगे, और जाएंगे ये सब गैस इस साइड में फूकेंगे कस के, और तब यहां पर आउटबर्स्ट होने का चांसेस रहेगा। क्लियर? तो इम्परमेबल रीफ सराउंडेड द जोन, तभी आपको हो जाएगा। ये तीसरा फैक्टर है। अब आ जाइए बिलो फ्रॉम फ्लोर। कभी कभी कोई सीम है तो इसके फ्लोर से आता है, इस साइड से आकर के, इस साइड से आकर के, यदि कोई सीम है तो फ्लोर से कुछ नीचे में आउटबर्स्ट हो सकता है, और ये है इंपेडिंग आउटबर्स्ट विदाउट वार्निंग, और कभी कभी बिना वार्निंग के अचानक आउटबर्स्ट हो जाता है। तो ये सब फीचर्स है आउटबर्स्ट का। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशन फ्रॉम आउटबर्स्ट। जब फायर डैम निकलने का या इनिशियल होने का जो सबसे भयंकर रूप है वो आउटबर्स्ट है। तो आउटबर्स्ट बहुत विध्वंसक है। ये होगा तो एक तो मीथेन पूरे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, उसके साथ धूल भी आएगा, उसमें प्रेशर भी होगा, वहां पर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, और डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो हानि भी होगा। तो ये खतरनाक स्थिति है को हमको कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो प्रिकॉशन फ्रॉम आउटबर्स्ट कभी कभी पूछा जाता है, वेंटिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि लॉन्ग वॉल वर्किंग करेंगे
या मीथेन ड्रेनेज वगैरह का व्यवस्था करेंगे। वहां पर जहां पर आउटब्रस्ट की संभावना है तो लोंगवाल वर्किंग करके और मीथेन ड्रेनेज से उसको निकाला जा सकता है। दूसरा, एवॉइड टू लोंगवाल कन्वर्जिंग। दो लोंगवाल एक दूसरे को ऊपर कन्वर्ज नहीं करें। एवॉइड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसको ऐसे एक्यूट एंगल हम इसको एक करेंगे। अब जैसे हम एक गैलरी ऐसे चलाए, ऐसे ये गैलरी इधर चलाए और यहां पर ये गैलरी फिर ऐसे चलाए, ये गैलरी हो गया, ये गैलरी हो गया और ये गैलरी हो गया। तो ये दोनों गैलरी के बीच में ये एक्यूट एंगल का जो पिलर बना, तो यहां आउटब्रस्ट हो सकता है। पैक ऑफ द गोफ। गोफ को पैकिंग करेंगे। यदि स्टोइंग से करते हैं तो बालू भरेंगे। खाली गोफ रखने पर हमारी संभावनाएं हैं। और पांचवा जो है, एवॉइड नैरो ड्रेनेज। नैरो ड्रेनेज यदि हम चलाते हैं, नैरो ड्रेनेज करते हैं, तो उसको हम एवॉइड करेंगे, क्योंकि नैरो ड्रेनेज में, नैरो हेडिंग में हमारा आउटब्रस्ट होने की संभावना है। छठा, फ्लैंक होल इफ नैरो हेडिंग करें। और यदि नैरो हेडिंग करना ही पड़े तो उसको, नैरो हेडिंग तो है ही, और उससे जो गैस निकलेगा इसके लिए उसके अगल बगल फ्लैंक होल करते हैं। फ्लैंक होल करने का मतलब है, जैसे ये देखिए, ये गैलरी चल रहा है, ये फेस चल रहा है, तो इससे ये नैरो हेडिंग है, ये नैरो हेडिंग है। तो नैरो हेडिंग जब चला रहे हैं हम, तो इससे पहले हम इसमें ऐसे एक फ्लैंक होल करेंगे, ऐसे फ्लैंक होल करेंगे, ऐसे फ्लैंक होल करेंगे, ऐसे फ्लैंक होल करेंगे, ऐसे फ्लैंक होल। तो ये फ्लैंक होल करेंगे तो इससे भी तो गैस निकल ही रहा है बाहर से, और फ्लैंक होल के थ्रू और अपना गैस का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो इसके चलते आउटब्रस्ट नहीं होगा। तो ये हुए आपको आउटब्रस्ट से प्रिकॉशन कैसे लेंगे। अब आ जाइए फायर डैम्प का प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या है। CH4 का गुण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें गंध नहीं होता, लेकिन कभी कभार H2S इसमें थोड़ा सा मिला हुआ है तो ये पहचाना जाता है। ये जहां पर H2S इसके साथ मिले हुए रहते हैं तो उस जगह के लिए CH4 निकलता है, तो एक स्मेल के साथ निकलता है। H2S का ट्रेस हो थोड़ा टेस्टलेस है। लाइटर देन एयर, ये हवा लाइटर देन एयर मतलब हवा से हल्की है, ये ऊपर रहेगा, रूफ में रहेगा, राइट साइड वर्किंग में रहेगा इसके चलते, और रूफ में लेयर बनाएगा जिससे रूफ लेयर कहते हैं, जिसको मीथेन लेयर कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.553, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.553। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी गैस को कैसे निकालिएगा आपको तो कई बार बता दिए, लेकिन ये फंडा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो फिर अगेन मैं इसको आपके साथ चर्चा करता हूं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है किसी गैस का कैसे निकालें। जब मान लीजिए CH4, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो सर्वप्रथम इसका मोलेकुलर वेट निकालिए। इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, मोलेकुलर वेट हो गया कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 4 एटम है तो 4, तो मोलेकुलर वेट हो गया कितना 16। अब इसके बाद वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है मोलेकुलर वेट
डिवाइडेड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी हो गया कितना 16 बटा 2, तो ये हो गया 8। अब आ जाइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हो गया वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। एयर का हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इसका 8 है, एयर का होता है 14.5, तो इस स्थिति में आ जाएगा 0.5 कितना है 0.553। तो किसी का भी ये इस फॉर्मूला से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, एयर की अपेक्षा वो हल्का है या भारी। क्लियर। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये एयर की अपेक्षा करीब करीब आधा हल्का है, तो क्लियर स्ट्रॉन्ग करंट्स ये जल्दी क्लियर भी होगा। हैवी करंट जो प्रवाह है हवा का उसी से इसको क्लियर कर सकते हैं, ये मीथेन लेयर बनाता है। हाइड्रोलिक वेंटिलेशन इसमें जरूरी है। अब हाइड्रोलिक वेंटिलेशन क्या है, हाइड्रोलिक वेंटिलेशन है कि मीथेन लेयर को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए ये चाल में मीथेन है, यहां पर मीथेन लेयर हो गया, यहां पर मीथेन लेयर हो गया, तो ये गैलरी मान लीजिए है, तो इस गैलरी है तो इसको ऐसे किया जाता है, यहां एक पर्दा लगाया, फिर ये छोटा लगाया, फिर ये बड़ा लगाया, फिर यहाँ एक छोटा लगाया, यहाँ फिर बड़ा लगाया, फिर यहाँ छोटा लगाया, यहाँ फिर बड़ा लगाया, और इसमें हम एयर फ्लो करेंगे तो ये टर्बुलेंस फ्लो होगा। टर्बुलेंस फ्लो होगा तो ये मीथेन लेयर क्लियर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हार्डिक वेंटिलेशन। हार्डिक वेंटिलेशन आए कंबस्टेबल गैस है, जलने वाला है, ये इग्नाइट होता है, बर्न इन एयर और O2 के और एयर के प्रेजेंस में ये जलते हैं, और इसका जो फ्लेम है ब्लू नॉन लुमिनियस टाइप का, ब्लू और नॉन लुमिनियस टाइप का। ये फ्लेम का नेचर हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे में आप जब मीथेन फ्लेम सेफ्टी लैंप के अंदर जलेगा तो इस फ्लेम को आप देख सके। फ्लेम सेफ्टी लैंप का एग्जामिनेशन जो करेंगे फ्लेम सेफ्टी लैंप द्वारा, तो ये इसके फ्लेम को ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ये गैस टेस्टिंग का मेन पर्पस है। इनफ्लेमेबल, ये इनफ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाते हैं। फ्लेम कैन प्रोपगेट फ्री फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन। इसका एक नेचर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लेम कैन प्रोपगेट फ्री फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन। अब कहने का मतलब ये है कि ये एटमॉस्फेयर और यहां पर मीथेन मिला, तो यहां पर मीथेन मिला, मीथेन है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी बनाया, चलिए ठीक है बन गया। अब यहां पर इग्निशन का कोई सोर्स आ गया, कहीं स्पार्किंग हो गया या कहीं हथौड़ा से मारे कोई चिंगारी निकल गया, तो यहां जो इग्नाइट होगा वो इग्नाइट होने के बाद इससे जो फ्लेम निकलेगा ये सोर्स से फ्री हो जाएगा और बीच के बिना एटमॉस्फेयर को किए हुए फ्लेम आगे बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर को उतना प्रभावित नहीं करेगा, आकर के जा करके बहुत दूर में फिर उसको जला सकता है। तो फ्लेम जो है फ्री फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन ये प्रोपगेट करेगा। फ्लेम कैन प्रोपगेट माने प्रवाहित हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह फैल सकता है, ये सोर्स ऑफ इग्निशन। अब ये जो इग्निशन पॉइंट है, दूसरे जगह इग्निशन का दरकार नहीं है, ये फ्लेम चल गया और इग्निशन लेके गया, टेम्परेचर लेके गया और आगे में वो एक्सप्लोजन करते हुए चला जाएगा। तो ये प्रवृत्ति जो है ये बहुत माने इसी के अगेंस्ट में इसको अरेस्ट करने के लिए ही हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर बनाते हैं, चाहे वाटर बैरियर बनाते हैं, और एक माइन से दूसरे माइंस में एक्सप्लोजन नहीं बढ़े। इसी प्रॉपर्टी के चलते माइन एक माइन से एक्सप्लोजन दूसरे माइंस में बढ़ सकता है। इसी प्रॉपर्टी के चलते आपको
ये फायर डैम्प एक्सप्लोजन है जो ट्रेंड से हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन में और भयंकर हो सकता है। क्लियर? तो ये है फ्लेम कैन प्रोपगेट फ्री फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन। ये अजब की बात है। मान लीजिए उस कोना में, किसी कोने में कहीं दूर पर सोर्स ऑफ इग्निशन है और वहां पर आपको फायर डैम्प है और एक्सप्लोसिव मिक्सचर में वहां यदि इग्नाइट हो गया तो फ्लेम वहां से ट्रेवल जो करेगा, बीच के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कहीं कोई फायर डैम्प नहीं है, फिर भी वो ट्रेवल कर लेगा और ट्रेवल करके जहां भी कहीं ट्रेस आउट होगा फायर डैम्प या कोल डस्ट का एटमोस्फेयर बनेगा, वहां पर कोल डस्ट एक्सप्लोजन को एग्जिबिट कर देगा या फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो जाएगा। नहीं, दूसरा सीरीज ऑफ फायर डैम्प एक्सप्लोजन कर सकता है। तो ये फ्लेम जो प्रोपोगेट करेगा ये फ्री फ्रॉम द इग्निशन पॉइंट और फिर दूसरे जगह कहीं इग्निशन का दरकार नहीं है और वो अपना फैलाव बढ़ाते चला जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। अब एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है? ये हवा में 5% और 15% के बीच में ही एक्सप्लोसिव लिमिट है। इसका लोअर है 5% से नीचे यदि होगा तो नहीं विस्फोट करेगा और 15% से ऊपर होगा तो इतनी ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि वो भी नहीं विस्फोट करेगा। 5 से लेकर 15% तक जो है एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है और ये डेंजरस। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोजन का जो है वो 10% में होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है 10%। क्लियर? अब आइए, ये गैस का भी आदमी पर क्या असर है? हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग पर क्या इफेक्ट डालेगा? क्योंकि फ्लेम फायर डैम्प जो है पॉइजनस नहीं है, नॉट पॉइजनस, तो इसको सांस लेने से आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीथ विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन सही है 15% से 16% तक है तो हम ब्रीथ कर सकते हैं। ऑक्सीजन इसमें हमको कोई हार्म नहीं करेगा। तीसरी बात, इफ लार्ज परसेंटेज ऑफ CH4 तो ऑक्सीजन परसेंटेज लेस हो जाएगा। जैसे जैसे CH4 एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, फायर डैम्प बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा और तब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्रिएट डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से जो इफेक्ट होगा वही एग्जिबिट करता है ह्यूमन बीइंग पर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है आदमी पर, जो असर होगा ऑक्सीजन के कमी से जो असर होता है उसको क्रिएट करता है। जब एक्सेस CH4 होता तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, 15% CH4 यदि एटमॉस्फेयर में है तो 25% एयर हो गई। 25% का एयर 75% एयर हुआ तो 75% का 1/5 15% हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 15%। क्योंकि एयर का 1/5 ऑक्सीजन होता है। तो अब 25% यदि CH4 है तो 75% एयर है और 75% में 75 में 1/5 75 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 15 आएगा। तो 15% ऑक्सीजन रह गया। तो 15% ऑक्सीजन, ये नॉर्मल स्थिति है। 25% तक यदि CH4 हो तो हम 15% तक ऑक्सीजन रहेगा एटमॉस्फेयर में और ये नॉर्मल। लेकिन यदि 60% CH4 हो जाए तो एयर कितना बचा? 40 और 40 में हम 5 से भाग देंगे उतना हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। इसे 1/5 एयर का O2 होता है तो O2 = 8% और 8% यदि हो जाएगा तो वेरी डेंजरस। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है हम आपको बताए हैं कैसे परसेंटेज कम होता है, कितना इफेक्ट होता है। तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा, समझना। अब एक चीज आ जाइए, फायर डैम्प में आपको इथेन के बारे में बताया, C2H6 केमिकल फॉर्मूला है इथेन। इसका मोलेकुलर वेट 30 हुआ। कैसे हुआ? कार्बन है 12, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया मोलेकुलर वेट। इसका आधा हुआ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना हुआ? 15। 30 में 2 से भाग देंगे आधा होता है 15 और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की 15 /
ये ईयर का VD डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ एयर वेपर डेंसिटी ऑफ एयर 14.5, तो ये करते हैं लगभग 1.03 के लगभग होता है। ठीक है, ये करीब करीब हवा के स्पेसिफिक ग्रेविटी हवा के बराबर है। अब फ्लेम जो है इसका, ये जलेगा तो फ्लेम ल्यूमिनियस है और इसको इसीलिए इसको पुकारते हैं सिल्वर गैस। इस इथेन को हम लोग सिल्वर गैस कहते हैं। क्लियर? और अगर कभी कोई पूछ सकता है कि सिल्वर गैस का नाम जानते हैं, तो आप तो मीथेन जानते हैं, लेकिन आपको गैस टेस्टिंग के एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि अच्छा ठीक है, मीथेन के अलावा और क्या कोल बेरिंग स्टार्टअप में होता है, तो आप बताइएगा इथेन। बोलेगा कि सिल्वर गैस जानते हैं, इसी सिल्वर गैस इथेन को कहते हैं। अब आ जाइए C2H4 इथिलीन। इथिलीन हो गया। ओलेफ्लाइट गैस, ये भी सेम होता है, इसका भी आपको डेंसिटी करीब करीब सेम होगा। जैसे कि ये हो गया आपको C2 हो गया 12 दूनी 24, 24 है 4 28, 28 में हम 1405, ये भी करीब करीब 1 के लगभग 0.9 माने हवा के डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें हुए, हम आपको चर्चा की। अब देखिए, ये इमिशन ऑफ CH4 कोल बेरिंग स्टार्टा में मीथेन का रिसाव जो है बहुत ही भयंकर, हम लोग उसमें ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। 100% से ज्यादा होने से बिजली काट दिया जाता है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। और ये इसका डर है कि 5% और 15% के बीच में आ जाए तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उसके एटमोस्फेयर में रहने वाले आदमी, मशीनरी चिथड़े हो जाएंगे। क्लियर? तो ये इस पर ध्यान रखते हैं ऑलवेज। गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, गैस टेस्टिंग फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ये इस्तेमाल करते हैं, चेक करते रहते हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद ब्लास्टिंग नहीं करते। लेकिन 3rd डिग्री गैसीय सीम में कभी कभी ये मीथेन प्रचुर मात्रा में निकलते हैं। जैसे कि आप इसका निकलने का रूप बताया, एक्सट्रूडर, ब्लोअर, आउटब्रस्ट, ये सब है ना। मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ। जब मैं मुनिडी में काम करता था, तो मुनिडी 3rd डिग्री गैसीय सीम है और 500 मीटर गहराई, 420 मीटर गहराई, 2-3 होराइजन में काम होता है। 220 मीटर गहराई 3 होराइजन में काम, तो 420 मीटर की गहराई पर होराइजन था। उस होराइजन में लोवाल फेसेज रेडी किए जाते थे। तो रेडी किए जाए तो हम मीथेन प्रचुर मात्रा, तो वहां जो सेक्शन इंचार्ज फर्स्ट क्लास मैनेजर थे, वो भी असक्षम थे परिस्थिति को देख करके। वहां ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर सब तो शिफ्ट में रहते थे। ओवरमैन देखा कि गैस परसेंटेज पूरा हो रहा है, तो हम कैसे इसमें ब्लास्टिंग करें। ब्लास्टिंग करके जो लॉन्ग हेडिंग को हम जो ज्वाइन करते हैं, 2 लॉन्ग हेडिंग को हम ज्वाइन करें। जैसे तो रोड हेडर चलाते हैं लॉन्ग हेडिंग, लेकिन बीच में जब ज्वाइन करते हैं तो 150 मीटर का फेस है और 2 लॉन्ग हेडिंग चलाते हैं, और दोनों लॉन्ग हेडिंग को जब ज्वाइन करेंगे, जिसमें लॉन्ग वाल बैठाना होगा, तो वहां पर ब्लास्टिंग का दरकार है। लेकिन इतना प्रचुर मात्रा में गैस है कि उसको हम आवाज करेंगे तो विस्फोट होने का डर है। तो ओवरमैन बोला हम आवाज नहीं करेंगे। ओवरमैन बोला आवाज नहीं करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर को दिखाई, देखिए ये मीथेन तो 5% से ऊपर जा रहा है, कैसे करिएगा। इसके बाद सेक्शन इंचार्ज जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर थे, वो आए, वो भी देख रहे हैं कि हाँ ये तो, बोले कैसे होगा। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट यानी मैनेजर को, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस मैनेजर को बोले, मैनेजर प्रोजेक्ट ऑफिसर को बोला, एजेंट लेवल का, वो सभी लोग वहां प्रोजेक्ट हुए। और वहां का सिनेरियो गैस इमिशन का कैसा है सो आपको हम बताते हैं। यदि फ्लोर में पानी भरा हुआ है, तो वहां से जो गैस निकलेगा वो बुलबुले से बुल 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 आवाज करके निकल रहा है, एकदम पूरा सारा पानी के लेवल से निकल रहा है। अब मान लीजिए वाल में है, वाल में आप जो होल कर रहे हैं, तो
वहां से सो करके आवाज के साथ निकल रहा है। अब सेम आज होल कर रहे हैं और उसमें टेस्ट कर रहे हैं तो मिल ही रहा है। यदि गोला माटी और बारूद यदि उस होल में डालते हैं तो डालने के बाद आप देखते हैं कि गोला माटी बारूद ठसानी कर रहे हैं और जैसे ही ठासा को बाहर निकाल रहे हैं तो गोला माटी और बारूद फिर उगल दे रहा है, निकल जा रहा है। जैसे कुत्ता पैखाना करता है उसी टाइप का वो अब स्वतः फेंक देता है। इसका अंदर से पूरा गैस है। अब बताइए उस फेस को कैसे ज्वाइन किया जाए। अब करोड़ों रुपया का मशीन आ गया है और फेस को कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे आवाज किया जाए। ये ऐसी परिस्थितियां हैं गैस इमिशन का। तो इस परिस्थिति में काफी चिंता है। तो यदि हमको साइड लंबा चौड़ा करना होगा तो होल करके हम लोग छोड़ देते थे, सीरीज ऑफ होल, कुछ होल करके छोड़ दिए, वो डाइल्यूट हो गया, उससे निकलते रहा, फिर आगे फिर होल करके फिर दूसरे दिन छोड़ दिए। तो एक दिन होल करते, एक 2-4 रोज के बाद उसको आवाज करते थे, वो डाइल्यूट हो जाए। फिर भी होल के पास हम लोग गैस देख रहे हैं तो है, तो आवाज तो बंद है। प्रोजेक्ट ऑफिसर आए हुए हैं, मैनेजर आए हुए हैं। तो उस स्थिति में प्रोजेक्ट ऑफिसर उस लॉन्ग वाल को इंस्टॉलेशन के लिए चिंतित है, तो रिस्क ले रहा है। कैसे रिस्क ले रहा है सुनिए। वहां कंप्रेस्ड एयर, एक हाथ में कंप्रेस्ड एयर का नोजल और दूसरे हाथ में वाटर का नोजल लेकर के उस पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर और पानी को ऐसे ऐसे स्प्रे कर रहा, पूरा फेस में स्प्रे किया और जो होल था उसको कुछ चार्ज करके और तब अपने प्रेजेंस में बोला कि आवाज करो। माने बाहर के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोसिव जो नहीं बने और अंदर में गोला माटी ठास करके उसने आवाज कराया और इस तरह से क्रिटिकल स्थिति में जबकि डेंजरस पोजीशन है। तो ये परिस्थितियां हो जाती है इमिशन ऑफ CH4 का। ये मैं आपको एक हिस्ट्री और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। धन्यवाद।